हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नर्सिंग वेदा चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे आपके जीआई सिस्टम जो है इसकी एक महत्वपूर्ण डिसीज कंडीशन जिस पे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, वो है पेप्टिक अल्सर, जिसको पेप्टिक अल्सर डिसीज या शॉर्ट में पीयूडी भी कहा जाता है। हम पढ़ेंगे इसके अंदर पेप्टिक अल्सर होता क्या है, पेप्टिक अल्सर के टाइप कितने प्रकार का होता है, उसके कॉज और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है और अंत में इसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। ठीक है, एक और बात, नर्सिंग वेदा टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाइए तो वहाँ पर ये जो पूरा है उसके जो पीडीएफ जो होते हैं नोट्स वो मैं डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ जो है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं लेके आया हूँ नोट्स के साथ आपके लिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज कंडीशन जो है वो होती क्या है, इसकी परिभाषा। तो सिंपल जो इंग्लिश की परिभाषा है, इट इज़ ए ब्रेक इन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब ओपन सोर अल्सर ऑफ द म्यूकोसा इन लोअर इसोफेजियल स्टोमक एंड डुडेनम ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन और रिड्यूस प्रोटेक्टिव फैक्टर। सिंपल अगर बात कहूँ मैं तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर डिसीज की अगर बात करते हैं अपन, पेप्टिक अल्सर, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अल्सर का मतलब तो क्या हो गया, ओपन सोर हो गया, ओपन सोर। ठीक है, ओपन सोर या खुला घाव जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्किन या स्किन के ऊपर यदि कोई घाव पड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, जिसमें स्किन की कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो इसके ऊपर क्या हो गया, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, वहाँ पर क्या हो गया, कहीं से म्यूकस मेम्ब्रेन गायब हो गई, नीचे वाला टिश्यू जो है वो एक्सपोज हो गया, खुला हो गया, मतलब दिखाई देने लग जाता है, उसी को हम अल्सर कहते हैं। पेप्टिक शब्द जो है वो बना हुआ है यहाँ पर हमारा पेप्सिन से। पेप्सिन जो है वो क्या होता है, डाइजेस्टिक एंजाइम होता है, जो कि इस रूप फॉर्म में रिलीज होता है पेप्सिनोजन में, पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl जो होता है, HCl उसके द्वारा किसमें बदलता है, ये पेप्सिन के अंदर। और यही पेप्सिन फिर क्या करता है, प्रोटीन जो होता है उसका डाइजेशन करता है। ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है कि किसी कारण से, ठीक है, कि नॉर्मली क्या होता है कि ये जो स्टोमक जो होता है, ठीक है, स्टोमक जो है उसकी क्या होती है, लाइनिंग होती है, सबसे अंदर तो कौन सी होती है हमारी, सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, पेरिटोनियम में, उसके बाद मसल से, उसके बाद सब म्यूकोसा और म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव बैरियर होता है म्यूकस, म्यूकस का। ठीक है, यदि किसी कारण से प्रोटेक्टिव बैरियर जो होता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, या फिर क्या हो कि अत्यधिक मात्रा में क्या हो, गैस्ट्रिक एसिड जो है और पेप्सिन जो है उसके क्या आती है, संपर्क में आती है, और संपर्क में आने के कारण से यहाँ पर ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। डैमेज होने पर उसमें क्या हो जाए, ओपन सोर, खुला घाव या फिर अल्सर बन जाते हैं। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और ये मेनली कॉमनली हो सकता है या तो ईसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर हो सकता है, लोअर ईसोफेगस के अंदर होता है यूजुअली, या स्टोमक जो संपर्क में आता है वहाँ पर, या डुडेनम मतलब जीआई सिस्टम का वो पार्ट जो ज़्यादातर गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन जो है उसके संपर्क में आता है, वहाँ पर अल्सर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये तो सिंपल इसकी परिभाषा हो गई कि गैस्ट्रिक एसिड या पेप्सिन के संपर्क में आने के कारण से इसोफेगस के लोअर भाग के अंदर या स्टोमक के अंदर या डुडेनम का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसके अंदर क्या बन जाना, अल्सर बन जाना या फिर खुला घाव बनना, उसी को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है पेप्टिक अल्सर डिसीज जो है उसके टाइप के कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो पेप्टिक अल्सर डिसीज जो है वो साइट के आधार पर कि कहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है उसके आधार पर 3 प्रकार का दिया गया है। एक होता है वो होता है इसोफेगस के अंदर होता है, यदि इसोफेगस जो है उसका लोअर पोर्शन जो होता है उसके अंदर अल्सर बन जाता है तो वो इसोफेजियल अल्सर कहा जाता है। इसकी संभावना थोड़ी कम होती है, इसका होने का कारण जो है वो प्रमुख कारण GERD का पूरा नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। मतलब इसके अंदर मेनली क्या होता है कि गैस्ट्रिक एसिड जो होता है, ठीक है, या गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो रिफ्लक्स होकर कहाँ आ जाते हैं, इसोफेगस में आ जाते हैं, और इसोफेगस में आने के बाद ये इसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है लोअर इसोफेगस की उसको डैमेज कर देते हैं और उसके कारण से गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। तो GERD के कारण से होने की संभावना इसमें रहती है। दूसरा जो प्रमुख टाइप है वो होता है गैस्ट्रिक अल्सर। एग्जाम में अक्सर जो पूछा जाता है वो गैस्ट्रिक अल्सर और डुडेनल अल्सर में डिफरेंस जो है वही पूछा जाता है। तो दूसरा प्रमुख जो टाइप है वो होता है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है मेनली नाम से गैस्ट्रिक शब्द स्टोमक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मेनली स्टोमक जो होता है उसकी जो लाइनिंग होती है अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन उसके अंदर होता है।
ठीक, ये ज़्यादातर 50 से 60 वर्ष की एज के अंदर होता है। मतलब कब होता है, ये ओल्ड एज के अंदर होता है। ये डिफरेंस याद रखना कि गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो ओल्ड एज के अंदर होता है। और ओल्ड एज के अंदर क्यों होता है, मेनली क्योंकि ओल्ड एज के अंदर मेनली ये जो प्रोटेक्टिव बैरियर जो होती है, ठीक है, म्यूकस का स्त्रावण कम हो जाता है, प्रोटेक्टिव बैरियर कमज़ोर पड़ जाती है, उसके कारण से ओल्ड एज में होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर लेज़र कर्वेचर जो होता है, ये हमारा लेज़र कर्वेचर हो जाएगा स्टोमक का। सीधा डायग्राम बना के बताऊँ मैं यहाँ पर, तो ये लेज़र कर्वेचर होता है, और ये जो होता है वो होता है ग्रेटर कर्वेचर होता है। तो ये लेज़र कर्वेचर जो होता है वहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और कहाँ पर ज़्यादा होता है, एंट्रम और फंडस के बीच में। तो ये स्टोमक जो है उसका तो क्या हो जाएगा, ये फंडस वाला पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है एंट्रम वाला पार्ट होता है, और ये पूरी बॉडी होती है। तो यहाँ पर फंडस और एंट्रम के बीच में जो बॉडी होती है, यहाँ पर होने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये मेनली होता है म्यूकोजल बैरियर जो है उसका डैमेज होने के कारण से। नॉर्मली मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इस म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर मेनली क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, म्यूसिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, एचसीएल जो है उसका पेप्सिन के प्रभाव से इसको बचाने का काम करती है। ये म्यूकोजल बैरियर यदि डैमेज हो जाए किसी कारण से, ठीक है, तो उस समय इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो एक तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो हो जाएगा। दूसरा टाइप जो होता है हमारा वो होता है डुडेनल अल्सर होता है। डुडेनल अल्सर नाम से ही डुडेनम जो होती है उसके अंदर होने के कारण से, ठीक है। डुडेनल अल्सर जो होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर से ज़्यादा क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब यूँ समझ लो कि 60 to 70% संभावना जो है वो डुडेनल अल्सर के होने की रहती है। तो डुडेनल अल्सर यदि पूछा जाए, आपको कोई पूछ ले कि कौन सा अल्सर ज़्यादा कॉमन है, डुडेनल अल्सर जो होता है वो मोर कॉमन होता है। गैस्ट्रिक अल्सर की संभावना थोड़ी कम होती है, डुडेनल अल्सर की संभावना ज़्यादा है। ये अधिकतर किस में होता है, 25 से 50 वर्ष की आयु के अंदर होता है। मतलब ये कब हो, किस में होता है, यंग एज के अंदर होता है। यंग एज के अंदर होता है, 25 से 50 वर्ष की आयु में होता है। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ था, 50 से 60 वर्ष की आयु में था, ठीक है। इसमें मेनली कहाँ पर था, अल्सर डुडेनम जो उसका जो फर्स्ट पार्ट जो होता है, स्टार्टिंग पार्ट जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ अल्सर दिखा हुआ, तो डुडेनम का स्टार्टिंग पार्ट जो होता है, ठीक है, जस्ट पाइलोरक स्पिंटर जो होता है, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर वाला पोर्शन जो होता है, वहाँ से 2 सेंटीमीटर के बीच में होने की इसमें संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक। डुडेनम के फर्स्ट पार्ट के अंदर, मतलब पहला पार्ट जो था आगे का पार्ट, उसमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और होने का प्रमुख कारण जो होता है वो इसका एचसीएल सिक्रेशन, हाई एचसीएल सिक्रेशन, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके कारण से पीएच जो होता है वो क्या होता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। उसके कारण से क्या होता है, इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब क्या होगा, मेनली अल्सर आएगा, एचसीएल का सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन होने पर यहाँ पर क्या होगा, इरिटेशन होगा, और इरिटेशन होने के कारण से मेनली क्या करेंगे, इम्पल्स जाएंगे स्टोमक को। स्टोमक के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के कारण से स्टोमक से कंटेंट जो होंगे वो किसमें आ जाएंगे, सीधा डुडेनम के अंदर आ जाएंगे। जैसे डुडेनम के अंदर कंटेंट आएंगे, ये एसिड उसके साथ मिक्स हो जाएगा, और उसके कारण से फिर वहाँ से क्या आएगा, मेनली बाइल जो है उसका सिक्रेशन होगा। बाइल मेनली क्या करती है, आपको पता ही है कि कंटेंट आने पर बाइल जो होती है वो क्या करती है, पीएच को बढ़ाने का काम करती है। मतलब ये एचसीएल के प्रभाव को क्या करेगी, बाइल जो होती है वो कम करती है। तो उसके कारण से ये क्या करता है, मेनली इसमें होता क्या है, ये डुडेनल अल्सर के अंदर गैस्ट्रिक एम्प्टी, मतलब स्टोमक जो होता है वो तेज़ी से खाली हो जाता है, फटाफट स्टोमक खाली होता है। खाना जो होता है स्टोमक से सीधा डुडेनम में तेज़ी से आ जाता है। खाना जब तेज़ी से आएगा तो व्यक्ति को भूख भी क्या लगेगी, ज़्यादा या बार बार लगेगी। तो एक तो ये हो जाएंगे इसके टाइप जो थे वो, दो गैस्ट्रिक अल्सर और डुडेनल अल्सर जो है वो दोनों के टाइप, और साथ में इसमें अंतर भी इसमें स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं अपन सबसे महत्वपूर्ण कि गैस्ट्रिक अल्सर जो है या डुडेनल अल्सर जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, पीयूडी, उसका कारण क्या है या इसकी इटियोलॉजी किन कारणों से होता है। तो पेप्टिक अल्सर होने का प्रमुख कारण जो होता है वो इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, जिसको एच पाइलोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। 90% पेप्टिक अल्सर जो होते हैं वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन के कारण से होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन आता कहाँ से है, तो ये आता है मेनली कंटामिनेटेड फूड से, पानी पूरी खाने से, भेलपूरी खाने से, बाजार का खाना खाने से, ठीक है, और
वाटर से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या करता है, मेनली एक यूरेज जो होता है एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। यूरेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, HCl जो है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। साइटोटॉक्सिन मतलब साइटो मतलब सेल और टॉक्सिन मतलब पॉइजन। सेल के लिए घातक पदार्थ जो होता है उसका ये बैक्टीरिया स्त्रावण करता है। ये पदार्थ क्या करते हैं, म्यूकोसा जो होती है उसको क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। म्यूकोसा को डैमेज कर देंगे, ठीक है। जिससे HCl न्यूट्रलाइज होता है, पीएच क्या होगा स्टोमक का, आप खुद को पता है कि पीएच क्या होगा, कम हो जाएगा। जिससे पीएच कम होगा, फीडबैक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ काम करेगी और वो क्या करेगी, स्टिमुलेट गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन को स्टिमुलेशन कर देगी। ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो मेनली यहाँ पर जी सेल जो होती है पाइलोरस के पास में उनकी तरह स्त्रावण होता है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो क्या करेगा, HCl के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। मतलब यहाँ HCl का डायरेक्टली सिक्रेशन नहीं बढ़ता है। मेन चीज़ क्या होती है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो HCl को न्यूट्रलाइज करता है, उसके कारण से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है। वो गैस्ट्रिन का स्टिमुलेशन करके HCl के सिक्रेशन को बढ़ाती है। और ये बढ़ा हुआ HCl जो होता है वो भी क्या करेगा, म्यूकोसा को डैमेज कर देगा। और म्यूकोसा डैमेज होने के कारण से वहाँ पर क्या बन जाएंगे, अल्सर। पहले इरोजन होगा और इरोजन के बाद क्या होगा, वहाँ पर अल्सर जो उसका निर्माण हो जाएगा। तो एक तो कारण क्या है, ये हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज जो है 90% इसके कारण से होता है। दूसरा कारण जो होता है मेनली वो होता है NSAID के कारण से। NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। लंबे समय तक यदि प्रोलॉन्ग लंबे समय तक NSAID या ओवरडोज होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई NSAID का इस्तेमाल करता है, ठीक है, ज़्यादातर दर्द निवारक के रूप में काम में ली जाती है, जैसे एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनेक है इत्यादि। तो ये मेनली क्या करता है, एस्पिरिन या NSAID ड्रग जो होती है वो COX-1 जो होता है, COX का पूरा नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज जो होता है उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। और इसको ब्लॉक करके प्रोस्टाग्लैंडिन जो उसका सिंथेसिस होने नहीं देते। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो मेनली इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है, आपने पढ़ाई होगा, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या करती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देगी, जिसके कारण से इन्फ्लामेशन नहीं होगा। वहाँ तो ये काम करेगी, लेकिन यहाँ स्टोमक के अंदर ये नुकसानदायी होता है। नुकसानदायी कैसे, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है उसका निर्माण नहीं होगा। यदि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन यदि निर्माण कम होता है, ठीक है, कॉक्स ब्लॉक होने के कारण से, तो उसके कारण से क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन जो होता है, म्यूकस का निर्माण वो भी हमारे यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। साथ ही साथ उसके अंदर बाइकार्बोनेट जो है वो भी कम होंगी। अब ये म्यूकस जो होता है, बाइकार्बोनेट, यही क्या कर रहे हैं, स्टोमक के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम कर रहे हैं। तो उसके कारण से क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो हमारी कमज़ोर हो जाएगी और वो कमज़ोर होते ही तुरंत क्या होगा, म्यूकोसा जो है इंजुरी होगी और इंजुरी होने के बाद वो भी क्या कर सकती है, अल्सर के अंदर लीड कर सकती है। मतलब उसके कारण से भी अल्सर जो है वो हो सकता है। तो एक तो कारण क्या हो जाएगा, NSAID जो है उसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण से, एग्जाम्पल के लिए एस्पिरिन। तीसरा जो है कारण वो है एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। किसी कारण से गैस्ट्रिक एसिड जो है HC है उसका स्त्रावण क्या हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक होता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, JES, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, गैस्ट्रिनोमा होता है। गैस्ट्रिनोमा मतलब एक प्रकार का बिनाइन ट्यूमर होता है जो स्टोमक के अंदर बन जाता है, ठीक है, उसके कारण से हो सकता है। या फिर दूसरा होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब जेनेटिकली कोई कारण हो सकता है, जैसे कि O टाइप ब्लड ग्रुप वाले जो भी होते हैं, ठीक है, उनमें डुडेनल अल्सर की संभावना ज़्यादा होती है। होता क्या है कि जेनेटिकली इनके अंदर क्या होता है, HCl जो है उसका सिक्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, HCl का सिक्रेशन एक्सेस होता है और उसके कारण से डुडेनल अल्सर की संभावना ज़्यादा होती है। तो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों के अंदर क्या हो है, ज़्यादा है। कारण क्या होता है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोज हो, उसके कारण से हेरिडिटी हो या जन्मजात कोई कारण है, फैक्टर है, उसके कारण से ये हो सकता है। अगला जो चौथा कारण है वो होता है स्ट्रेस इंड्यूस होता है अल्सर, स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर, ठीक है। नॉर्मली इसके यूज़ करते हैं हरी, वरी, करी। मतलब जल्दी जल्दी खाना खाना, बहुत ज़्यादा चिंता करना और मसालेदार स्पाइसी फूड खाना, ये तीनों जो है वो अल्सर के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है, तनाव, वो भी हो सकता है। तनाव जो होता है वो क्या करता है, ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देता है। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने के कारण से म्यूकस का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। स्ट्रेस के समय आपने देखा होगा कि इमोशनल स्ट्रेस हो या कोई और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है तो उसके कारण से ब्लड फ्लो
मेनली क्या होता है, रिड्यूस होता है। साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन गैस्ट्रिक सेक्रेशन को क्या करता है, कम करता है, म्यूकस के प्रोडक्शन को कम करता है। जिससे म्यूकस प्रोडक्शन कम होगा, म्यूकस क्या करता है यहाँ HCl से और पेप्सिन से क्या कर रहा है, ये बचाव कर रहा है, पेप्सिन से बचाव करता है। यदि कम होता है म्यूकस का प्रोडक्शन, तो HCl पेप्सिन जो है वो क्या करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन को फिर डैमेज कर देंगे। एक कारण तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे ट्रॉमा है, बर्न हो गया है, सेप्सिस इन्फेक्शन हो गया है, या पोस्ट सर्जरी के बाद है, तो उसके कारण से मेनली क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, एक होता है यदि सीवियर बर्न के कारण से होता है तो उसको कर्लिंग अल्सर कहा जाता है। यदि हेड इंजरी के कारण से होता है उसको कुशिंग अल्सर कहा जाता है। तो याद रखना ये टर्म, कर्लिंग अल्सर सीवियर बर्न के कारण से होता है, कुशिंग अल्सर हेड इंजरी के कारण से होता है। और सब में होता है क्या है, ब्लड फ्लो रिड्यूस होने के कारण से म्यूकस का निर्माण जो है वो क्या होता है, उसमें कम हो जाता है। एक वेगल स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है। वेगल स्टिमुलेशन कब होता है, इमोशन के कारण से, इमोशन या स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस जो लेता है, जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी करने के कारण से, डिप्रेशन के कारण से, तो उसके कारण से क्या होगा, वेगल स्टिमुलेशन होगा। और वेगल स्टिमुलेशन जो होता है वो क्या करेगा, सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, एक्सेस सिक्रेशन को, और उसके कारण से भी अल्सर जो है वो बन सकते हैं। PUD जो है वो पेप्टिक अल्सर डिसीज हो सकते हैं। एक तो ये कारण हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ और कॉज या रिस्क फैक्टर कह सकते हैं जिसके कारण से हो सकता है, जिससे कि स्मोकिंग, धूम्रपान करने के कारण से। स्मोकिंग जो है वो भी क्या करता है, HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, म्यूकोसल बैरियर को डैमेज कर देता है। एक तंबाकू जो होता है वो भी HCl के निर्माण को बढ़ाने का काम करता है, उसके कारण से हो सकता है। एल्कोहल जो होता है वो डायरेक्टली कॉज करता है, ये भी क्या करता है, HCl जो होता है इसके सिक्रेशन को बढ़ाता है। साथ ही साथ म्यूकोसल बैरियर जो होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। उसके कारण से कुछ ड्रग होती है, ठीक है, NSAID के अलावा ड्रग होती है जो क्या करते हैं, म्यूकोसल बैरियर को डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि KCl है, पोटेशियम क्लोराइड होती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी, प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण को कम करती है। ठीक है, कीमोथेरेपी होते हैं, ये गैस्ट्रिक इरिटेंट होते हैं, ये भी HCl के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ म्यूकस के निर्माण को कम करते हैं, तो उसके कारण से हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी जो है वो भी क्या करते हैं, म्यूकस का निर्माण जो है उसको कम करने का काम करती है, म्यूकस सेल जो उसको डैमेज करती है, उसके कारण से। एक डायट्री इरिटेंट जिसको मैंने कहा था, स्पाइसी फूड जो होता है, स्पाइसी फूड, ठीक है, मसालेदार तेलीय खाना ज़्यादा खाने के कारण से, अत्यधिक मात्रा में टी जो होती है, कॉफ़ी जो है, स्पाइसी फूड जो होता है, तो वो लेने के कारण से। एक इमोशनल स्ट्रेस जो होता है, बहुत ज़्यादा तनाव लेने के कारण से वेगल स्टिमुलेशन होगा, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है, उसके कारण से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तनाव लेने के कारण से। एक पारिवारिक इतिहास, जेनेटिक डिस्पोज होता है, उसके कारण से परिवार में यदि किसी को है तो उसके कारण से HCl जो होता है उसका प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसके कारण से हो सकता है। एक मेडिकल कंडीशन जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर है, सीवियर बर्न कंडीशन है, सेप्सिस है, कॉर्न डिसीज़ है, हिपेटिक बाइलरी डिसीज़ कंडीशन है, इन सब के कारण से क्या होता है, मेनली ब्लड फ्लो जो होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो वो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने के कारण से म्यूकस का प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, कम होगा, और HCl का निर्माण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसके कारण से भी ये हो सकता है। ये सब स्ट्रेस प्रोड्यूस करते, सभी चीज़ें क्या करती है, स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है। तो ये तो इसके रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे, या इसके कारण जो होते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज किन कारणों से होती है वो हो जाएंगे। बढ़ते आगे अपन, पेप्टिक अल्सर डिसीज जो है उसके साइन एंड सिम्टम या यूँ को क्लिनिकल फीचर जो है वो क्या दिखाई देते हैं, तो डिफरेंस के अंदर यही पूछा जाता है आपसे। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज के अंदर मेनली एक तो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, पेट दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन भी मेनली एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसके अंदर होता है। यहाँ पर पेन जो होता है, एब्डोमिनल पेन कैसा होता है, जलन वाला होता है, ठीक है, पिंच बोने जैसा होता है, और एचिंग पेन होता है, मतलब कोई कुतरने वाला, नोइन का मतलब था कुतरने वाला, कोई काट रहा है, अंदर चूहा घुस के काट रहा है उस तरह से, या पिंच बो रहे, ठीक है, उस तरह का दर्द जो है वो होता है। और जलन भी साथ में बहुत ज़्यादा होती है, और ये होता है मेनली मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, एपिगैस्ट्रिक का मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, सेंटर वाला पॉइंट, वहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें भी गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर पेन जो होता है, गैस्ट्रिक अल्सर यदि है, ठीक है, तो उसमें पेन जो होता है वो क्या होता है, मेनली मील जो है खाना खाने के बाद होता है,
और वोमिटिंग के बाद ये क्या होता है, सबसाइड हो जाता है। मेन डिफरेंस याद रखना, गैस्ट्रिक अल्सर है यदि तो दर्द जो होता है वो खाना खाने के बाद होता है, आफ्टर मील होता है, और वोमिटिंग जो होती है उल्टी होने के साथ ही क्या होता है, ये रिलीव हो जाता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, स्टोमक के अंदर पेन है यदि तो जैसे ही व्यक्ति खाना खाता है, ठीक है, HCl का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, और ये HCl जो होता है वो क्या करेगा, यहाँ पर मेन जो अल्सर है उसको इरिटेट करेगा, और इरिटेट करने के कारण से गैस्ट्रिक जो होता है स्टोमक, उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, और कंटेंट जो होता है उसको बाहर निकाल देगा, मतलब वॉमिटिंग हो जाएगी। वोमिटिंग के साथ ही खाना और HCl बाहर निकल जाएगा, दर्द जो होता है वो सबसाइड हो जाएगा। तो खाना खाने के बाद और वोमिटिंग से रिलीव होता है। जबकि डुडेनल जो होता है उसमें जो अल्सर होता है डुडेनम के अंदर, तो उसमें क्या होता है, दर्द जो होता है वो एम्प्टी स्टोमक होता है, मतलब खाली स्टोमक में होता है, ठीक है, और ये रिलीव कैसे होता है, फूड के द्वारा या एंटासिड के द्वारा रिलीव होता है। तो पेन में ये याद रखना है, यदि खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है तो गैस्ट्रिक अल्सर है, खाना खाने के पहले खाली पेट हो रहा है, भूखे पेट दर्द हो रहा है और खाना खाने के बाद ठीक हो जाता है तो वो डुडेनल अल्सर है। डुडेनल अल्सर में पेन का कारण क्या होता है, मेनली जैसे खाना अंदर पहुंचता, खाली स्टोमक यदि डुडेनम खाली रहती है तो HCl इसको इरिटेट करता रहेगा। जैसे खाना पहुंचता है बाइल का क्या होगा, सिक्रेशन होगा, बाइल जो होती है उसका pH क्या होता है, एल्केलाइन होता है, ये मीडियम को क्या कर देगा, एल्केलाइन कर देगा, मतलब HCl के प्रभाव को कम कर देगा, पेप्सिन के प्रभाव को कम कर देगा, और उसके कारण से दर्द का वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डुडेनल अल्सर के अंदर नॉक्चुरल पेन होता है, मतलब रात के समय दर्द जो होता है वो ज़्यादा होता है। रात के समय दर्द होने का कारण ज़्यादा क्या है, क्योंकि कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, आगे चला जाता है, डुडेनम के अंदर खाना रहता नहीं है, और उसके कारण से रात के समय दर्द जो होता है वो ज़्यादा होता है। साथ ही डुडेनल अल्सर के अंदर स्टोमक जो होता है वो क्या होता है, तेज़ी से खाली हो जाता है, याद रखने वाली बात है, ठीक। तो एक तो पहला साइन तो क्या होगा हमारा, एपिगैस्ट्रिक पेन जो होता है, ठीक है, वो होता है मेनली एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर दर्द होता है, खास करके मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होता है, ठीक। सेकंड जो होता है वो होता है नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। नोजिया और वोमिटिंग जो है वो मोस्ट कॉमन साइन है, जिससे स्टोमक के अंदर खाना आएगा, इरिटेशन होगा, इरिटेशन के कारण से क्या होगा, स्टोमक जो है वो एम्प्टी करने की कोशिश होगी, और उसके कारण से इसको नोजिया और वोमिटिंग जो है वो हो सकते हैं। तीसरा हार्ट बर्न होता है, जिसको पायरोसिस कहा जाता है। हार्ट बर्न के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारा स्टोमक है, ठीक है। अब मेनली क्या होता है कि यहाँ पर स्टोमक के अंदर अल्सर के कारण से एसिड जो है उसका क्या होता है, रिफ्लक्स होता है, एसिड निकल के इसमें आएगा, इसोफेगस के अंदर आएगा। इसोफेगस में एसिड आने के कारण से यहाँ पर क्या होगा, इसोफेगस जो होती है उसमें इरिटेशन होगा, और उसके कारण से हार्ट बर्न होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि ये एसिड जो है वो रिफ्लक्स होकर किस में आएगा, मुंह के अंदर आएगा। मुंह के अंदर आने के कारण से क्या होगा, सॉर इरिटेशन होगा, मतलब खट्टी डकारें आती है, खट्टी डकारें आती है, ठीक है। तो HCl का निर्माण ज़्यादा होगा और खट्टी डकारें आती है। एक एपेटाइट और वेट के अंदर भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर यदि हुआ है, स्टोमक के अंदर अल्सर है, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को नोज़ा वोमिटिंग होंगे। नोज़ा वोमिटिंग के कारण से उसको क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, भूख कम लगेगी, खाना कम खाएगा। जब खाना कम खाता है व्यक्ति तो उसके कारण से क्या हो सकता है, उसको खाना कम खाएगा तो उसके कारण से उसको क्या हो सकता है, मेनली वज़न जो है वो कम हो सकता है। तो भूख कम लगती है, वज़न का लॉस होता है। साथ ही साथ खाने को जैसे निगलता है, खाने को अंदर जाएगा, यहाँ पर मूवमेंट होगी फूड पासिंग के कारण से, और पेरिस्टलिक मूवमेंट होती है, उसके कारण से अल्सर होने के कारण उसको दर्द होगा, मतलब निकलते समय उसको क्या होगा, दर्द होगा, जिसको डिस्फेजिया कहा जाता है। तो खाने को निकलते समय उसको क्या होगा, दर्द होगा, ठीक। सेकंड चीज़ होती है, यदि डुडेनल अल्सर यदि हुआ है उसको, तो उसमें क्या होगा, गैस्ट्रिक एम्प्टी क्या होती है, प्रमोट हो जाती है, मतलब स्टोमक तेज़ी से क्या होगा, खाली हो जाएगा। जब स्टोमक तेज़ी से खाली होगा तो एपेटाइट जो होती है, भूख उसकी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज एपेटाइट होगा। साथ ही साथ उसको क्या होगा, वेट गेन होगा, वजन भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एपेटाइट इधर इंक्रीज होती है, थोड़ी देर में उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, बार बार खाना खाएगा, और बार बार खाना खाने के कारण से उसका वज़न जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब वेट जो होगा वो इंक्रीज होगा। तीसरी, तो ये तो होगा उसका एपेटाइट और वेट लॉस के अंदर। अगला सिम्टम ब्लीडिंग, मतलब रक्तस्राव होना, ब्लीडिंग होना, ठीक है, क्योंकि अल्सर होते हैं, जैसे कि आपने देखा था, हमने नॉर्मल जो बना लेते हैं, स्टोमक जो है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे ये है, ठीक है, ये क्या होगी, डैमेज होगी, और डैमेज होने के कारण से सब म्यूकोसा जो है वो डैमेज हो जाती है। सब म्यूकोसा के अंदर मेनली क्या रहते हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या रहती है, कैपिलरीज रहती है। तो कैपिलरी बेड जो होती है, कैपिलरी वो डैमेज हो जाएगी, ब्लड वेसल्स डैमेज होगी। ब्लड वेसल डैमेज होने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी,
ठीक है, उसको हीमेटोमेसिस कहते हैं। तो ये गंभीर अवस्था के अंदर ब्लीडिंग होती है। यदि गैस्ट्रिक अल्सर जो है तो उसमें हीमेटोमेसिस होगा गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर, ठीक है। और हीमेटोमेसिस के अंदर क्या होगा कि ये ब्लड जो होता है वो फिर क्या होगा, मुंह के द्वारा वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आएगा। तो वॉमिटिंग में ब्लड आना उसको हीमेटोमेसिस कहते हैं। हीमेटोमेसिस मतलब ब्लड इन वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के अंदर जो ब्लड आता है उसको हम हीमेटोमेसिस कहते हैं। उल्टी के अंदर ब्लड आएगा, और ब्लड कैसा आएगा, या तो फ्रेश ब्लड होगा या कॉफ़ी कलर होगा, या तो तुरंत ही फ्रेश ब्लड आएगा, या ब्लीडिंग होने के बाद ब्लड स्टोमक में इकट्ठा होगा और उसके कारण से वॉमिटिंग होगी, उसमें ब्लड आएगा। तो कॉफ़ी कलर का या फिर फ्रेश ब्लड आता है हीमेटोमेसिस के अंदर। सेकंड चीज़ होती है इसके अंदर मेलिना होगा। यदि डुडेनल अल्सर के अंदर हुआ है, ठीक है, डुडेनल अल्सर के अंदर, तो उसमें क्या होगा, मेनली ये ब्लड जो होता है वो क्या होगा, स्टूल के साथ बाहर निकलेगा। स्टूल के साथ जब बाहर निकलेगा तो स्टूल का कलर जो है वो ब्लैक टेरी स्टूल हो जाएगी, काले कलर की स्टूल हो जाती है, उसको मेलिना कहा जाता है। मेलिना मतलब ब्लड इन स्टूल, ब्लड इन स्टूल। स्टूल के अंदर ब्लड आता है और ब्लड के कारण से क्या होता है कि स्टूल जो होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक टेरी कलर का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है, तार की तरह हो जाता है, उसको मेलिना कहा जाता है। तो एक तो ये होगा। अगला लक्षण जो है वो दिखाई देता है इसमें एनीमिया, जिसमें क्या होगा, उसको फटीग होगा। मेनली स्टोमक जो होता है उसके अंदर द्वारा क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है HCl। तो ये HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, HCl जो होता है वो तो मेनली आयरन जो है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 जो है उसके एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टोमक के अंदर ये प्रॉब्लम होने के कारण से, अल्सर होने के कारण से, इंटर में लिख देता हूँ इंट्रिंसिक फैक्टर, और दूसरा होता है HCl, ठीक है। ये पैराइटल सेल जो तो उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। अल्सर के कारण से पैराइटल सेल डैमेज हो जाएगी तो इसका सिक्रेशन कम होगा, तो इसके कारण से क्या होगा, रिड्यूस विटामिन B12 जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा। ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जबकि HCl जो होता है वो आयरन जो है उसका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये दोनों जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसके अंदर, RBC जो है उसके फॉर्मेशन में, RBC के फॉर्मेशन के अंदर। तो RBC का फॉर्मेशन जो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और RBC का निर्माण यदि रिड्यूस होता है उसके कारण से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा उसको। तो एनीमिया एक कॉमन साइन होता है। तो एनीमिया हो सकता है अल्सर के कारण से, और यदि एनीमिया होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है डिक्रीज, O2 कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और O2 कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, सेल को ऑक्सीजन कम मिला तो इसके कारण से क्या होगा, उसको फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, उसको फटीग हो जाएगा। तो ये तो कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है हमारा पेप्टिक अल्सर के अंदर दिखाई देते हैं वो हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे अपन इसी कंडीशन के अंदर। तो साइन एंड सिम्टम के बाद आगे बढ़ते हैं हम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या दिखाई देते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एक तो ब्लड टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर CBC जो है वो चेक किया जाता है। यदि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो उसके कारण से WBC काउंट जो है उसका बढ़ा हुआ मिल सकता है, ESR जो होता है उसका बढ़ा हुआ मिल सकता है। दूसरा टेस्ट किया जाता है यूरिया ब्रिक टेस्ट किया जाता है। ये मीन स्पेसिफिक एच पाइलोरी जो है उसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। याद रखना यूरिया ब्रिक टेस्ट, उसमें मेनली क्या करते हैं कि पेशेंट जो होता है उसको कार्बन लेबल्ड यूरिया जो होती है, मतलब यूरिया जो है वो ड्रिंक करने के लिए दी जाती है, ठीक है। कुछ अमाउंट के अंदर 5 से 15 ml तक अमाउंट में दी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, लेबल्ड कार्बन होता है, मतलब कार्बन आइसोटोप होता है, ठीक है। अब होता क्या है, यदि एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो वो क्या करता है, यूरेज एंजाइम जो होता है वो रिलीज करता है। ये यूरेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, ये कार्बन लेवल यूरिया जो होता है उसका क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये क्या करता है, यूरिया जो होता है उसको किस में बदलता है, अमोनिया के अंदर, अमोनिया के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। यूरिया को अमोनिया में बदल देगा। अमोनिया में बदलने के कारण से क्या होगा, ये कार्बन जो होता है वो क्या होगा, फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद यही कार्बन जो होता है वो क्या करेगा, CO2 के साथ क्या होगा, एक्सपेल आउट होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं मेनली कि ये जो हवा बाहर छोड़ रहा है
उस CO2 के अंदर कार्बन जो है, लेबल कार्बन कितना है, लेबल कार्बन कितना है उसका पता लगाया जाता है। यदि उसके अंदर लेबल कार्बन मौजूद है, CO2 के अंदर लेबल कार्बन मौजूद है, कार्बन आइसोटोप मौजूद है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर H पाइलोरी पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि H पाइलोरी ने क्या किया था, यूरिया को किस में बदला, अमोनिया के अंदर बदला था, और इसके कारण से क्या बनता है, साथ में CO2 बनी थी, ठीक है, जिसके कारण से CO2 जो होती है वो फिर क्या होगी, म्यूकोजा के द्वारा, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो गई। उस CO2 के अंदर क्या था, कार्बन आइसोटोप था, लेबल कार्बन था, और यही CO2 जो होता है वो एक्सपेल आउट होगी, उसके अंदर भी कार्बन आइसोटोप मिलेगा। यदि उस CO2 के अंदर कार्बन आइसोटोप है, इसका मतलब क्या है, अमोनिया यूरिया ब्रेकडाउन हुई, उसके कारण से आया, ठीक है। यदि H पाइलोरी नेगेटिव है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये कार्बन आइसोटोप जो होता है वो प्रेजेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो कार्बन आइसोटोप जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, उसके आधार पर इसका टेस्ट किया जाता है, उसी को हम यूरिया ब्रिक टेस्ट कहते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा। एक तीसरा जो है स्टूल एंटीजन टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, मेनली स्टूल जो है उसका कल्चर करवाया जाता है। उस कल्चर के अंदर H पाइलोरी जो है उसके एंटीजन प्रेजेंस है या नहीं है वो देखे जाते हैं। स्टूल के अंदर यदि H पाइलोरी जो है उसके एंटीजन या H पाइलोरी बैक्टीरिया या उसके जो टॉक्सिन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है कि उसको पेप्टिक अल्सर H पाइलोरी के कारण से हो रहा है। अगला है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, मेनली एंडोस्कोप के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अल्सर जो है उसको क्या करते हैं, स्किन के ऊपर देखा जाता है। तो सीधा सा सिंपल है, ईसोफेगो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी की जाती है, ईसोफेगस स्टोमक और डुडेनम के अंदर, और कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है। यदि इरोजन मिल रहा है, स्कार टिश्यू मिल रहा है, या फिर अल्सर सीधा यहाँ पर मिल रहा है अंदर, ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, पेप्टिक अल्सर जो है वो पॉजिटिव है, उसको इंडिकेट करता है। एक बेरियम मिल एक्सरे जो है वो किया जाता है, ठीक है। बेरियम मिल एक्सरे के अंदर मेनली निच साइन जो है वो देखे जाते हैं या क्रेटर देखे जाते हैं। बेरियम मिल एक्सरे के अंदर जैसे स्टोमक जो है उसके अंदर बहुत सारे इस तरह से गड्ढे जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है, या फिर स्पिंक्टर जो है वो बंद मिलता है, या इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे गड्ढे मिलते हैं, क्रेटर मिलते हैं। क्रेटर मिल रहा है, इसको क्या इंडिकेट कर क्रेटर को, कि यहाँ पर म्यूकोजा जो है वो क्या होती है, डैमेज हो गई है, और वहाँ पर क्या बन गए, गड्ढे बन गए। गड्ढों के अंदर बेरियम मिल जो है वो चला जाएगा, और वो स्क्रीन के ऊपर फिर एक्सरे जैसा लिया जाएगा, तो वाइट कलर का उसमें दिखाई देता है। इसके अलावा CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन जो है वो कराया जाता है। एक अपर GI ट्रैक एक्सरे जो है वो करवाई जाती है। फाइनल बायोप्सी जो है वो करवाई जाती है। याद रखना, गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, ये मेनली लीडिंग कॉज होता है, लीडिंग कॉज होता है किसका, मेनली गैस्ट्रिक कैंसर का, गैस्ट्रिक कैंसर का। और WHO ने मेनली H पाइलोरी जो है उसको कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर दिया है। H पाइलोरी के कारण से गैस्ट्रिक कैंसर होता है, और वही क्या कर, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, और वही क्या करता है, गैस्ट्रिक कैंसर का कारण बनता है। तो WHO ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो ये तो हो जाएंगे, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमारा जो है वो हो जाएगा कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसके अंदर किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में अपन अब बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। सबसे पहले बात करेंगे हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट में भी मेनली फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो होता है, मतलब ड्रग थेरेपी कौन सी दी जाती है पेप्टिक अल्सर के अंदर। या शॉर्ट में मैंने आपको बताया है पेप्टिक अल्सर के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, डिटेल में नहीं है, डिटेल में आप चाहते हैं कमेंट करना, हम डिटेल में अलग से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या काम में ली जाती है, एंटा एसिड जो होती है वो काम में ली जाती है। एंटा एसिड जो होती है वो क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिड जो होता है HCl उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। एंटा एसिड यूजुअली क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, बेस होते हैं मेनली। ये क्या करते हैं, HCl जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। उसको न्यूट्रलाइज करके जो भी लक्षण आ रहे हैं HCl बढ़ने के कारण से, HCl के संपर्क में आने के कारण से अल्सर के अंदर दर्द होना, एक जलन होना, उसको क्या करता है, ये कम करने का काम करती है। एंटासिड जैसे काम में ली जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इत्यादि इसके अंदर क्या करते हैं, काम में ली जाती है। सेकंड जो काम में लिया जाता है एसिड सपरेशन, ठीक है, HCl के प्रोडक्शन को कम करने के लिए, एसिड के निर्माण को कम करने के लिए, ठीक है। और एसिड के निर्माण को कम करने के लिए जो काम में ली जाती है उसमें एक तो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको शॉर्ट में PPI कहा जाता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होती है वो मेनली क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप जो होता है एक्चुअली पंप होता है किसके अंदर, पैरेटल सेल जो है उसके ऊपर पंप होता है, उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है। इनहिबिट करके फिर H आयन जो इसको पंप होने नहीं देती, और उसके कारण से HCl जो उसका निर्माण नहीं कर पाती पैरेटल सेल। इसमें जो काम में लेते हैं वो लेते हैं ओमेप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है,
इसोमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, रेबिप्राजोल है इत्यादि। एजोल वाली ड्रग जो होती है वो मेनली इसमें, राजोल वाली ड्रग जो होती है उसमें काम में ली जाती है, जिसके पीछे राजोल आ रहा है। एक होती है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 मतलब हिस्टामिन, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। जो बेटर सेल के ऊपर क्या होता है, हिस्टामिन रिसेप्टर होता है, और ये हिस्टामिन रिसेप्टर जो होता है मेनली, ठीक है, वो हिस्टामिन से स्टिमुलेट होता है, और ये क्या करता है, HCl जो है उसके निर्माण को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक, तो मेन ये ड्रग क्या करती है, इस रिसेप्टर जो है उसको भी ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने के कारण से क्या होगा, सेल जो होता है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, और HCl जो है उसको रिलीज नहीं कर पाएगा। जो काम में ली जाती है उसमें रेनिथिडीन है, फेमोटिडीन है, काइमेटिडाइन है, निजाटिडाइन है इत्यादि काम में लेते हैं। मतलब टिडाइन वाली ड्रग जो भी है, पीछे टिडाइन आ रहा है, वो सब क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। तो हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके HCl के निर्माण को क्या करती है, ये कम करती है, HCl के सिक्रेशन को कम करती है। तो सेकंड जो है वो एसिड सप्रेशन वाली ड्रग जो होती है वो काम में ली जाती है। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट करना, फार्माकोलॉजी का टॉपिक डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। तीसरा है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला। जो नॉर्मली स्टोमक होता है, स्टोमक डुडेनम के ऊपर क्या होता है, एक लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर के ऊपर जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, HCl जो है उसके हार्मफुल प्रभाव से क्या करता है, ये बचाने का काम करता है। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, मेनली वहाँ पर क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बना देती है उसके ऊपर। उसके कारण से म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वही जो HCl जो होते हैं और पेप्सिन जो है उसके संपर्क में नहीं आ पाती, और डैमेज होने से ये प्रिवेंट करती है। उसमें जो काम में लेते हैं वो लेते हैं, एक तो सुक्रेल फैट होती है। सुक्रेल फैट जो इसको खाने से पहले या बेड टाइम जो है वो दिया जाता है। एक बिस्मथ कंपाउंड करके होता है, ये एच पाइलोरी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्या करते हैं, म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो इसके सिक्रेशन को इंक्रीज या बढ़ाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिजोप्रोस्टोल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, ये म्यूकस बाइकार्बोनेट के निर्माण को बढ़ाता है। इस प्रकार से क्या करता है, ये मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसको HCl और पेप्सिन जो है उससे प्रोटेक्शन या सुरक्षा देने का काम करता है। अगला चौथा जो है वो एंटीबायोटिक। ठीक है, एच पाइलोरी जो होता है उसको इराडिकेट या किल करने के लिए काम में ली जाती है। एंटीबायोटिक का कोर्स 10 से 14 दिन तक चलता है, कभी कोई डॉक्टर इसको 15 दिन 20 दिन तक भी देते हैं। इसमें दो तरह के एंटीबायोटिक फर्स्ट लाइन में काम में लेते हैं, जिसमें PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर के साथ में ड्यूल एंटीबायोटिक जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिलिन काम में ली जाती है। यदि अल्सर ज़्यादा गंभीर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर क्या करते हैं, इसका अल्टरनेटिव काम में लिया जाता है। अल्टरनेटिव में प्रोटॉन पंप इनिबिटर के साथ बिस्मथ दिया जाता है, साथ ही उसको मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन जो है वो दी जाती है। इन दोनों में से कोई एक लाइन जो है वो उसको चॉइस की जाती है, जिसमें एंटीबायोटिक के साथ में प्रोटॉन पंप इनिबिटर दी जाती है। यूजुअली इसके अंदर डुअल एंटीबायोटिक जो है, 2 एंटीबायोटिक जो है थेरेपी वो इसमें काम में ली जाती है पेप्टिक अल्सर के अंदर, और चलती है वो चलती है लगभग 15 दिनों तक इसमें दी जाती है। अगला है इसके अंदर सपोर्टिव थेरेपी जो काम में लेते हैं दूसरी थेरेपी, तो वो है वॉमिटिंग यदि हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो उसके लिए एंटीमेटिक जैसे ऑन्डेंसिट्रॉन, ठीक है, या उससे बेटर होती है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन जो है वो काम में ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट जो है वो दी जाती है एनीमिया जो इसको प्रिवेंट करने के लिए। साथ ही साथ विटामिन कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो भी दिया जाता है। ठीक है, और प्लस के अंदर विटामिन C जो है वो भी दी जाती है। विटामिन C जो होता है वो कोलेजन फाइबर को सिंथेसिस में निर्माण करेगा, तो अल्सर जो है उसकी हीलिंग में क्या करते हैं, ये मदद करने के लिए दिया जाता है। ये तो हो जाएगा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो। अब बात करते हैं, यदि मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता है तो इसमें सर्जरी की जाती है, तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर मेनली जो काम में लेते हैं, ठीक है, वो लेते हैं एक तो वेगोटोमी जो है वो। वेगोटोमी नाम से, वेगो मतलब वेगस, टोमी मतलब कट करना, मतलब वेगल नर्व जो होती है उसका रिसेक्शन कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। एक्चुअली वेगस नर्व जो होती है वही क्या करती है, यहाँ पर जो पैराइटल सेल जो होते हैं स्टोमक के अंदर उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। उसके बाद वही क्या करते हैं, HCl का सिक्रेशन करते हैं। तो वेगोटोमी के द्वारा HCl के स्टिमुलेशन को क्या करते हैं, यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण से मेनली पैराइटल सेल जो है वो HCl का सिक्रेशन नहीं कर पाती है। ठीक है, इसमें जो काम में ली जाती है वेगोटोमी के अंदर, ठीक है, वो कहता है एक तो ट्रंकल वेगोटोमी काम में लेते हैं। ट्रंकल वेगोटोमी के अंदर क्या करते हैं, एंटायर वेगस नर्व जो होती है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर काट दिया जाएगा, मेनली ट्रंकल हो जाएगा ये फर्स्ट ट्रंकल।
तो एंटायर वेगस नर्व को यहाँ से काट दिया तो स्टोमक और डुडेनम जो है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट को सब नर्व सप्लाई बंद हो जाएगी, वहाँ से HCl का सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलेशन कम हो जाएगा। एक तो ये होता है। एक सेलेक्टिव वेगोटोमी होती है। सेलेक्टिव वेगोटोमी में केवल गैस्ट्रिक ब्रांचेज जो होती है उसको ही काटा जाता है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेलेक्टिव हो जाएगी, सेलेक्टिव वेगोटोमी। जिसमें मेनली क्या करते हैं, स्टोमक की ब्रांच को ही काटा जाता है, डुडेनम की ब्रांच को नहीं काटा जाता है। ठीक है, उसको काट के भी क्या करते हैं, स्टिमुलेशन जो है वो बंद कर दिया जाएगा, जिसके कारण से HCl का निर्माण नहीं होगा। और तीसरा होता है प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक वेगोटोमी। प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक वेगोटोमी के अंदर मेनली क्या करते हैं कि प्रॉक्सिमल पार्ट होता है मेनली वेगस नर्व का, मतलब वे जो किसको सप्लाई करती है, पैराइटल सेल को सप्लाई कर रही है नर्व, उसको क्या किया जाता है, डी नर्व किया जाता है। मतलब पैराइटल सेल को नर्व सप्लाई क्या करते हैं, ब्लॉक कर दी जाती है। और ब्लॉक करने के कारण से पैराइटल सेल HCl का सिक्रेशन नहीं कर पाती। तो केवल पैराइटल सेल को या तो नर्व को ब्लॉक करेंगे, या फिर एंटर स्टोमक को, या फिर पूरे पार्ट जो स्टोमक डुडेनम को सप्लाई करने वाली जो है ट्रंक, पूरी वेगस नर्व के ट्रंक जो है पार्ट है, ब्रांच, उसको कट करते हैं। तो ये तो हो जाएगी वेगोटोमी, जिसके द्वारा वेगस नर्व को कट करके HCl के सिक्रेशन को कम किया जाता है। दूसरा होता है वो होता है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी के अंदर मेनली क्या करते हैं, पाइलोरस जो होता है उसको रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि ये पाइलोरस वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मेनली अल्सर होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाता है। अल्सर के कारण से क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू का बैंड बन जाता है। फाइब्रस टिश्यू बैंड बनने के कारण से यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण से स्टोमक से कंटेंट जो होता है वो डुडेनम के अंदर आ नहीं पाता। उस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर इस पाइलोरस रीजन के अंदर इंसिजन लगाया जाता है। ठीक है, चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाने के बाद ये जो स्पिंक्टर जो इसको ओपन कर दिया जाता है, और उसके बाद वापस स्टिचिंग कर दी जाती है। मतलब इस भाग को क्या करते हैं, रिपेयर किया जाता है। और उसके कारण से क्या होगा कि कंटेंट जो था स्टोमक का कंटेंट वो डुडेनम में आ जाएगा। डुडेनम में आने के कारण से डुडेनम जो है, ठीक है, उसका pH जो होगा वो बढ़ जाएगा, और pH बढ़ने के कारण से एसिड का प्रभाव कम हो जाएगा। तो एक तो पाइलोरोप्लास्टी की जाती है, जिसमें क्या करते हैं, पाइलोरस के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगा के उसको रिपेयर किया जाता है, पाइलोरस इस रीजन को। तो एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक सर्जरी जो होती है वो होती है एंट्रेक्टोमी होती है। एंट्रेक्टोमी मतलब नाम से ही एंट्रम जो होता है, एंट्रम, ठीक है, उसको क्या करना, रिमूव करना, हटाना। तो स्टोमक का एंट्रम वाला पोर्शन कौन सा हमारा, ये वाला पोर्शन जो है वो एंट्रम कहलाता है। मेन ये वाला फंडस हो जाएगा, ये वाला बॉडी हो जाती है, और ये वाला रीजन एंट्रम कहलाता है। एंट्रम के अंदर मेन चीज़ क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और इसके अलावा पैटर सेल होती है जो क्या करते हैं, सिक्रेशन को बढ़ाती है। और यूजुअली अल्सर जो होता है ज़्यादातर वो एंट्रम वाले पार्ट के अंदर अल्सर जो होता है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए एंट्रम जो होता है उसको काट करके रिमूव किया जाता है। इसमें भी दो सर्जरी होती है, एक बिलरोथ फर्स्ट होता है जिसको गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी कहा जाता है। नाम से ही इसमें क्या करते हैं, मेनली डुडेनम जो होता है, ठीक है, उसके साथ स्टोमक को क्या करते हैं, कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब एंट्रम को रिमूव कर दिया जाएगा, और रिमूव करने के बाद एंट्रम बचा हुआ भाग जो होता है उसको डुडेनम जो होता है स्टोमक का, उसके साथ क्या करते हैं, एनास्टोमोसिस कर देते हैं, मतलब उसको जोड़ दिया जाता है। तो उसको कहते हैं गैस्ट्रोडुडेनोस्टोम, जिसको बिलरोथ फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी होती है बिलरोथ सेकंड होती है, बी सेकंड, इसको कहते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्टोमक जो होता है उसको क्या किससे, जेजुनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, डुडेनम जो है उसको छोड़ दिया जाता है। जब डुडेनल अल्सर होता है तो उसको बिलरोथ सेकंड जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो उसके अंदर बिलरोथ फर्स्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है सर्जरी के अंदर, ठीक है, जिसमें डुडेनम जो होता है उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व रखा जाता है, और स्टोमक के एंट्रम को काट के उसको मेन किसके साथ, डुडेनम के साथ एनास्टोमोसिस या जोड़ दिया जाता है। तो उसको बिलरोथ सेकंड या गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कहा जाता है, जेजुनम के साथ जोड़ दिया जाता है, सॉरी। तीसरा होता है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें एंटायर स्टोमक जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है, सीधा इसोफेगस जो है, ठीक है, उसको डुडेनम के साथ एनास्टोमोसिस कर दिया जाएगा, ठीक है, डुडेनम के साथ एनास्टोमोसिस कर दिया जाएगा। या फिर जेजुनम जो है, डुडेनम में भी अल्सर है तो फिर जेजुनम जो होता है उसके साथ उसको क्या करते हैं, एनास्टोमोसिस या जोड़ दिया जाता है। तो ये टोटल गैस्ट्रेक्टोमी जिसमें एंटायर स्टोमक जो है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये तो मेनली सर्जरी जो है वो हो जाएगा। सर्जरी जो है उसके टाइप जो है वो हो जाएंगे कि कौन कौन सी सर्जरी जो है पेप्टिक अल्सर में की जाती है। सर्जरी जो है उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन याद रखना है, डंपिंग सिंड्रोम होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन।
इसमें क्या होता है, स्टोमक रिमूव करने के कारण से रैपिडली क्या होता है, खाना जो होता है वो किस में आ जाता है, डुडेनम के अंदर आ जाता है। डुडेनम के अंदर आने के कारण से वाटर जो है या उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और उसके कारण से वाटर जो उसकी क्या होती है, कमी हो जाती है बॉडी के अंदर वाटर और सोडियम की कमी होना, ठीक है, एक तरह से हाइपो टेंशन प्रोड्यूस करता है, वही कहलाता है डंपिंग सिंड्रोम जो है वो कहलाता है। चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में डिटेल में अलग से चैप्टर में पढ़ लेंगे। एक एनीमिया कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर आयरन जो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, उसके कारण से एनीमिया हो सकता है। एक माल एब्जॉर्प्शन, स्टोमक रिमूव होने के कारण से प्रोटीन जो होता है उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने के कारण से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण से माल एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकता है, उसके अंदर कुपोषण जो है वो हो सकता है। तो ये तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाएंगे। और ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट जो था हमारा पेप्टिक अल्सर का। वो अंत में बात करते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट फटाफट फास्टली कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो पेप्टिक अल्सर के नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला काम हमारा रहता है वो रहता है असेसमेंट का। असेसमेंट करेंगे, आकलन करते हैं, आकलन के अंदर मेनली डाटा जो होते हैं वो कलेक्ट की जाती है, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है। क्या क्या डाटा कलेक्ट करना है, हिस्ट्री ऑफ पेन, दर्द जो है उसकी हिस्ट्री लेनी है, जिसमें दर्द कहाँ पर हो रहा है, उसकी लोकेशन, खाने के साथ दर्द हो रहा है या खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद हो रहा है वो, और एक रात में इसमें पेन होता है कि नहीं होता है। इससे मेनली टाइप का पता चल जाता है दर्द से कि किस टाइप का अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर या डुडेनल अल्सर है। सेकंड, उसको नोजिया, वोमिटिंग, हेमेटोमेसिस, मेलिना क्या हो रहा है उसको असेस करते हैं। एक उसकी डाइटरी हैबिट जो है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्ट्रेस का लेवल कितना है उसको असेस किया जाता है। एक NSAID का लंबे समय से इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है वो असेस किया जाता है। वाइटल साइन जो होते हैं मेनली वो भी मॉनिटर किए जाते हैं, उसके वाइटल साइन जो है वो कौन से आ रहे हैं वो, ठीक है। इसके अलावा हाइपोवोलेमिया जो है वो असेस किया जाता है कि वो हाइपोवोलेमिया तो नहीं हो रहा है उसको, ठीक है। तो ये मेन इसका क्या हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा। असेसमेंट के आधार पर नर्सिंग डायग्नोसिस जो वो बनाए जाते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर एक्यूट पेन, म्यूकोसल इंजरी से रिलेटेड एक तो हो जाएगा। सेकंड, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का हो जाएगा, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तीसरा डायग्नोसिस वोमिटिंग रिलेटेड टू डिसीज प्रोसेस। चौथा डायग्नोसिस एंजाइटी रिलेटेड टू इलनेस एंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन संबंधित हो जाएगा। पांचवा, नॉलेज डेफिसिट हो जाएगा रिगार्डिंग टू डिसीज एंड मैनेजमेंट। छठा, रिस्क फॉर हेमरेज एंड परफोरेशन। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो हो जाएंगे। डायग्नोसिस के आधार पर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या हो सकता है, तो मेनली एग्जाम में नर्सिंग इंटरवेंशन लिखने का आता है। तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो पेन मैनेजमेंट जो है वो रहेगा हमारा, ठीक है। पेन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहेंगे, एक तो पेशेंट जो इसको बेड रेस्ट के लिए इनकरेज करेंगे, और साथ ही साथ लाइट एक्टिविटी करने के लिए इनकरेज करना है, हैवी एक्टिविटी को अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड हैवी एक्टिविटी इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हैवी एक्टिविटी के कारण से HCl का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकता है स्ट्रेस के कारण से। सेकंड, उसको स्मॉल फ्रिक्वेंट और नॉन इरिटेटिंग मील के लिए इंकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। खाना थोड़ा थोड़ा खाना है, बार बार खाना है, और नॉन इरिटेटिंग मतलब लेस स्पाइसी खाना है उसको, मतलब कम मसालेदार खाना जो है वो खाना है, ठीक है। साथ ही उसको स्पाइसी एसिडिक वाला खट्टा खाना जो है, तला हुआ खाना है, अल्कोहल शराब जो है, कॉफ़ी जो है, स्मोकिंग जो है, उन सबको मना कहेंगे, अवॉइड करने का कहेंगे, ठीक। ये प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जो भी है जैसे कि एंटासिड है, PPI है, H2 ब्लॉकर है, एंटीबायोटिक जो होते हैं वो देने के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे, या उसको पेशेंट को एडवाइस ड्रग जो है वो देंगे। एक पेन का पैटर्न जो है, ठीक है, उसको मॉनिटर करना है कि पेन किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है, और ट्रीटमेंट जो है उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, मतलब एंटासिड देने पर रिलीव हो रहा है नहीं हो रहा है, PPI देने पर रिलीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। एक पोजीशनिंग जो है वो तो सेमी फाउलर पोजीशन देनी है ताकि गैस्ट्रिक प्रेशर जो है वो कम किया जा सके, मतलब सेमी फाउलर पोजीशन जो वो देना है ताकि स्टोमक के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। स्टोमक का प्रेशर कम होगा तो HCl का सिक्रेशन जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। एक रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो देनी है उसको ताकि क्या हो, स्ट्रेस जो उसमें आराम मिले उसको, स्ट्रेस कम होगा तो HCl का प्रोडक्शन कम होगा और दर्द में भी उसको आराम मिलेगा। रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे डीप ब्रीथिंग है, डीप ब्रीथिंग के बारे में कहेंगे, उसको गहरी सांस लेने के कहेंगे, ठीक है। मेडिटेशन है, मेडिटेशन जो होता है ध्यान के लिए उसको कहेंगे, ठीक है। वॉकिंग करने के लिए कहेंगे, हल्की हल्की वॉकिंग जो है वो करने के लिए कहेंगे। तो स्ट्रेस जो है, तनाव जो है
वो कम करने की उसको सलाह दी जाती है। सेकंड जो रहेगा हमारा वो होता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इसके अंदर महत्वपूर्ण होता है। पेप्टिक अल्सर के अंदर न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर की स्पेसिफिक डाइट होती है, वही डाइट देनी है, ठीक। तो उसके लिए मेनली क्या है, डाइटरी इंटेक जो है उसका वेट उसको मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट को सॉफ्ट और नॉन इरिटेटिंग इजीली डाइजेस्टेबल फूड जो है वो देने हैं, जैसे कि दलिया है, दलिया, खिचड़ी, ठीक है, प्लेन इडली, इडली। तो ऐसा खाना जो सॉफ्ट जो है इजी वे में डाइजेस्ट हो जाए, ताकि वो उसको खाना देना है जो इरिटेट कम करे। मतलब इसके अंदर कैसी डाइट देते हैं, ब्लेंड डाइट दी जाती है, ब्लेंड डाइट जो वो देनी है। ब्लेंड डाइट के मतलब लो स्पाइसी, लो सोडियम, लो फैट वाली डाइट देनी है, ठीक है। एक प्रोवाइड हाई प्रोटीन हाई विटामिन डाइट, साथ ही उसको हाई प्रोटीन और हाई विटामिन डाइट देनी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो है उसकी कमी हो सकती है, तो हाई प्रोटीन हाई विटामिन वाली डाइट देनी है, ठीक है। साथ ही साथ फास्टिंग जो है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। और इरेगुलर मील के बारे में भी उसको अवॉइड करना है कि वो फास्टिंग नहीं करे, उपवास ज़्यादा नहीं रखे। साथ ही साथ इरेगुलर मील जो है, मतलब मील जो है वो रेगुलर लेना है, कभी सुबह दोपहर को खा रहा है, कभी रात को खा रहा है, ठीक है, सुबह खा लिया दोपहर को नहीं खाया, इस तरह से नहीं करना है। रेगुलर मील जो है वो लेने की उसको क्या करनी है, एडवाइस देनी है, ठीक है। एक लेट नाइट ईटिंग जो है उसको एडवाइस करनी है कि वो अवॉइड करेंगे, देर रात तक खाना खाने का अवॉइड करना है। देर रात तक खाना खाएगा, एसिड का प्रोडक्शन होगा, और वो एसिड जो होता है वो स्टमक को क्या करेगा, डैमेज करेगा। एक फास्टिंग जो है या लॉन्ग गैप जो है वो अवॉइड करने के लिए कहना है, क्योंकि लंबे समय तक फास्टिंग करने के कारण से भी क्या होता है, मेनली स्टोमक HCl का प्रोडक्शन करेगा ही, ठीक है। वो सेल ड्यूडेनम के अंदर जाएगा, जब ड्यूडेनम में खाना आएगा नहीं तो उसके कारण से वो HCl क्या करेगा, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। तो लंबे समय तक फास्टिंग जो है ज़्यादा उपवास करने का भी उसको मना करना है, साथ ही खाने के बीच में लंबा गैप का भी मना करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा। अगला तीसरा जो रहेगा हमारा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन से उसको बचाना, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर के कारण से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती, जिसके बारे में हमने बात की थी, तो उससे कैसे बचाना है। एक तो ब्लीडिंग के कोई साइन जो है उसको मॉनिटर करना है। ब्लीडिंग के साइन होंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होते उसको क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, उसको पेलोर होगा। यदि ब्लीडिंग होती है तो वोमिटिंग में ब्लड आएगा, या स्टूल के अंदर ब्लड आएगा, इसको मेलिना कहते हैं। तो उसके लिए उसको क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। एक पेशेंट जो है उसको ऑब्जर्व करना है परफोरेशन के लिए, ठीक है। नॉर्मली स्टोमक कहाँ होता है, पेट के अंदर, ठीक है। अल्सर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ तो मेनली क्या होती है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद कौन सी होती है, हमारी सबम्यूकोसा होती है। सबम्यूकोसा के बाद कौन सी है, स्मूथ मसल्स होती है, और स्मूथ मसल्स के बाद कौन सी है, यहाँ पर पेरिटोनियम होती है, ठीक है। अल्सर यदि बनता है तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू, और उसके बाद मसल्स टिश्यू डैमेज होगा। मसल टिश्यू डैमेज होने के बाद पेरिटोनियम भी डैमेज होगी, वहाँ पर क्या बन जाएगा, छेद बन जाएगा। और जैसे ही छेद बनता है, ये गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आएंगे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आए तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, उसको पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस के कारण से किस में चला जाएगा, सेप्टिक शॉक के अंदर चला जाएगा, और सेप्टिक शॉक में जाने के बाद उसकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्या करेंगे, मेनली कॉम्प्लिकेशन जो है परफोरेशन, और उसी को हम क्या कहते हैं, परफोरेशन, इसको ही हम क्या कहते हैं, परफोरेशन कहा जाता है, छेद होना कहा जाता है। स्टोमक के अंदर छेद हो जाना, स्टोमक के अंदर क्या होना, छेद हो जाना, ठीक है। तो स्टोमक का कंटेंट बाहर निकल आएगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो उसके लिए इसको क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, ठीक है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, सडन पेन तो नहीं हो रहा है, एब्डोमेन पेन तो अचानक से सीवियर पेन तो नहीं हो रहा है, साथ ही एब्डोमेन के अंदर रिजिडिटी तो नहीं हो रहा है, शॉक में तो नहीं चला गया, क्योंकि पेरिटोनाइटिस होते ही क्या होगा, उसको एब्डोमिनल पेन होगा और उसमें रिजिडिटी हो जाएगी। ये तो एक तो इसके लिए ऑब्जर्व करते रहना है हमें। अगला मेंटेन आईवी फ्लूइड जो है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। यदि आवश्यकता पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। पेशेंट को एनपीओ नील पर माउथ रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि
उसके अलावा पेशेंट को नील पर माउथ एनपीओ रखा जाएगा। यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम पेशेंट को ओरली कुछ भी खाना नहीं देना है। एनजी ट्यूब जो है वो इंसर्ट करनी है यदि ऑर्डर की गई है तो, ठीक है। एनजी ट्यूब के द्वारा क्या करते हैं, ट्यूब के द्वारा गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो बाहर निकाला जाता है और उसके बाद गैस्ट्रिक जो है उसके अंदर कंप्रेशन को कम किया जाता है। मतलब एनजी ट्यूब के द्वारा गैस्ट्रिक एसिड जो उसको रिमूव कर दिया जाता है। एक आईवी फ्लूइड जो है वो दिया जाता है ताकि उसका जो न्यूट्रिशन लेवल जो है, फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको इमरजेंसी सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है। यदि परफोरेशन हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए फिर इमरजेंसी सर्जरी के लिए उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इनटेक आउटपुट चार्ट जो है उसको मेंटेन करना है, ठीक है, साथ ही पता चल सके कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है। यदि सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो फिर क्या आ जाएगा, उसका प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो होता है वो आ जाएगा। यदि सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है, सर्जरी की जाती है तो फिर क्या आएगा, इसका प्री एंड पोस्ट। प्री और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो होता है वो सेम है, किस तरह हो जाएगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर मैंने प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट बताया है, उसी की तरह हो जाएगा, सेम डिटेल में नहीं जाएंगे हम। फिर है एंजाइटी रिडक्शन, स्ट्रेस जो होता है, चिंता जो उसको कम करनी, एंजाइटी के द्वारा स्ट्रेस जो होता है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसको इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराना है, बात करनी है, भावनात्मक सपोर्ट देना है ताकि उसमें तनाव जो है उसका कम किया जा सके। एक पेशेंट को एनकरेज करना है, ठीक है, ताकि क्या करना है, मेनली अपनी डर जो है वो डर को क्या कर सके, वो बता सके, क्योंकि यूजुअली सर्जरी होने वाली है, सर्जरी को लेके या उस बीमारी को लेके उसको बहुत ज़्यादा डर हो सकता है। डर जो है उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, तनाव या चिंता हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, उसको इनकरेज करना है कि अपनी फीलिंग जो है, भावनाएं वो एक्सप्रेस कर सके। एक फैमिली जो उसको क्या करना है, इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। लास्ट में बात करें हम हेल्थ एजुकेशन, तो पेप्टिक अल्सर पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे, तो डिसीज़ प्रोसेस के बारे में उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उपचार के बारे में बताना है, उपचार की महत्व जो है उसके बारे में उसको समझा देना है, ठीक। एक पेशेंट जो है उसको स्ट्रेस होता है, तनाव, ठीक है, उसको कम करने के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ एच पाइलोरी जो होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसको कम करने के लिए क्या काम, कैसे काम में लेते हैं उसके बारे में एजुकेशन देंगे। ट्रिपल थेरेपी जो होती है, ट्रिपल थेरेपी के अंदर पीपीआई एक, ठीक है, म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट जो होता है, बिस्मथ जो होता है वो, प्लस ड्यूल एंटीबायोटिक जो है वो काम में लेते हैं। तो उसको बताएंगे कि ये 3 दवाई आपको बराबर टाइम टू टाइम लेनी है ताकि आपका एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है वो इरेडिकेट हो जाए। एक डाइटरी मॉडिफिकेशन महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा, उसके बारे में समझाएंगे कि आपको ब्लेंड डाइट जो होती है, ठीक है, वो लेनी है आपको, ठीक है। स्पाइसी फूड, टी कॉफ़ी अवॉइड करना है, उसको टी, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड अवॉइड करने के बारे में कहेंगे। कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग जो है लिमिट तो क्या अवॉइड करने के लिए कहेंगे कि जब तक इन्फेक्शन है तब तक वो इस्तेमाल नहीं करें। सेल्फ मेडिकेशन जो है उसका अवॉइड करने के लिए कहेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं, दर्द होने पर खुद ही NSAID ड्रग, एस्ट्रॉयड ड्रग जो इस्तेमाल करते हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन जो है NSAID का उसको मना कहेंगे, ठीक है, कि लंबे समय तक NSAID के कारण से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। एक रेगुलर फॉलोअप के बारे में और एंडोस्कोपी जो है उसके बारे में उसको समझाएंगे, ठीक है, कि आवश्यकता पड़ने पर आपको एंडोस्कोपी जो है वो करवानी चाहिए। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है, तनाव को कम करने की टेक्निक के बारे में बताएंगे, जैसे कि उसको घर पे जाके योगा करना है, मेडिटेशन लेना है, रिलैक्सेशन थेरेपी लेनी है, इत्यादि के बारे में उसको समझाएंगे। तो ये तो उसका हेल्थ एजुकेशन जो है वो क्या देंगे वो हो जाएगा हमारा। तो ये था आपका पेप्टिक अल्सर, मैंने बहुत ही फास्ट में बताया आपको ताकि टॉपिक जो है वो एक ही क्लास के अंदर ख़त्म हो जाए। बहुत बड़ा टॉपिक है, चाहते हैं कमेंट करना, इसको और ज़्यादा डिटेल में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं लाइव क्लास ऑलरेडी ले चुका पेप्टिक अल्सर के ऊपर, 2 क्लास के अंदर 3 घंटे के अंदर ख़त्म किया था। आज मैंने इसको 1 घंटे के कम समय में ख़त्म किया, ठीक है। PDF पेप्टिक अल्सर का नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर नरसिंह वेदा चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह के टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।